Hello dear friends, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy. At the same time, I hope that you will fit and fine. So students, today we are going to discuss a very basic topic of grammar that is called part of speech. It is our first class on the part of speech and we will discuss just only basic things in this video or after that we are going to discuss in elaborately. शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा जिसका नाम है parts of speech. What is this? Parts of speech. So we are going to start this topic having name part of speech. तो स्टूडेंट्स हम समझेंगे बिल्कुल इसको बारीकी से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल नीचे से, यानी कि जिस बच्चे को इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता है वो भी इसको समझ पाएगा और जिसको इनके बारे में पता है उसको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं स्पीच की. हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं? स्पीच की, क्योंकि हमें करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमें करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच. तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, स्पीच से शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीच? आपसे पूछा जाए कि स्पीच क्या होती है. स्पीच क्या होती है? स्पोकन और रिटन वर्ड्स. स्पोकन और रिटन वर्ड्स. स्पोकन और रिटन वर्ड्स ऑफ समवन. स्टूडेंट्स, जो भी कोई व्यक्ति बोलता है, किसी के द्वारा बोले गए शब्द और किसी के द्वारा लिखे गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. यानी कि स्पोकन और रिटन वर्ड्स ऑफ समवन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. स्टूडेंट्स, स्पीच देखिएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. सो स्टूडेंट्स, आप यहां से जाने कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड है क्या. अगर इसको मैं कहूं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? सेंटेंस कह सकता हूं. क्या कह सकता हूं? सेंटेंस कहता हूं. और सेंटेंस इज इक्वल टू स्पीच. इज इक्वल टू स्पीच. एक सेंटेंस क्या होता है? स्पीच होता है. एक तरह से स्पीच हो सकता है और एक सेंटेंस को हम स्पीच कह सकते हैं. इट में बी अ डायरेक्ट स्पीच और इट में बी अ इनडायरेक्ट स्पीच. तो आप ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं स्पीच क्या होती है. स्पीच यानी कि ये जो दिया गया शब्द है, आप इसको, जिसको आप क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं आप इसको? सेंटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज अ सेंटेंस बिकॉज इट हैज इट्स ओन सेंस. क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी अपनी एक सेंस है, इसका अपना एक अर्थ है. और जो सेंटेंस होता है, आप क्योंकि ये मैंने शब्द बोले हैं कि राम मेरा दोस्त है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? इसको आप क्या कह सकते हैं? स्पीच भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? स्पीच भी कह सकते हैं. सो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं स्पीच क्या हुई कि स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स ऑफ समवन, जो किसी के द्वारा बोले गए शब्द हैं या लिखे गए शब्द हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं. और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इस पे भी आएंगे. अब स्टूडेंट्स, आप अच्छे से देखिएगा, जो ये हमारी स्पीच है, जिसको हम सेंटेंस कह रहे हैं, जो हमारी स्पीच है, ये कुछ शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें मैं प्लस लगा देता हूं. इनके बीच में, सभी शब्दों के बीच में क्या लगाता हूं? प्लस लगा देता हूं. यहां पे मैंने इनको सभी को प्लस कर दिया है. इन सभी को, राम को, इज को, माई को, बेस्ट को और फ्रेंड को प्लस करने के बाद ये क्या बनी है? स्पीच बनी है. इन दिस वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो जैसे और लिख लेते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क इन द क्लास. देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा एक सेंटेंस मैंने लिखा है. आई हैव रिटन अ सेंटेंस ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस. आप देखिएगा, ये एक सेंटेंस है जो बोला गया है कि दे आर डूइंग देयर वर्क इन द क्लास, और ये मैंने राइट कर दिया इसको. तो ये रिटन फॉर्म में है. ये कैसी फॉर्म में? रिटन फॉर्म में है. जब भी क्या है? स्पीच क्या है? स्पीच क्या है? शब्दों का समूह है. स्पीच क्या है? स्पीच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स कंप्लीट सेंस, जिसके पास अपनी क्या होती है? कंप्लीट सेंस होती है, उसको हम कहते हैं स्पीच. यानी कि स्पीच को अगर सेंटेंस कह दिया जाए और सेंटेंस को स्पीच कह दिया जाए तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं है. दोनों ही इक्वल हैं. दोनों ही इक्वल हैं. हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, जब उसको हम नरेशन में यूज करते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, तब वो एक वहां पर सेंटेंस ना रह करके वहां पे क्या बनती है? एज अ क्लाउज उसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो आप यहां देखिएगा. अब आप कह सकते हैं, यहां पे मैं एक पॉइंट लगा लेता हूं और इस पे सभी को मिलाते हैं.
सो स्टूडेंट्स, आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर, इस एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आए हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क इन द क्लास। ये जो है ना, अलग अलग वर्ड हैं जिन्होंने इस सेंटेंस को अर्थात इस स्पीच को बनाने में मदद की है। क्या की है? मदद की है। तो अगर इनको मैं इनका पार्ट्स कह दूं स्पीच का, तो कोई गलत तो नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। मैं इसको क्या कहता हूं? पार्ट्स कह देता हूं। तो ये सभी बेटा जो वर्ड्स हैं, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि आपको समझ में आया? अगर स्टूडेंट सिर्फ स्पीच की बात करें तो आप क्या समझेंगे? स्पीच क्या है? एक सेंटेंस है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? उस सेंटेंस के अंदर आए सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? उसका पार्ट्स कहा जाता है। तो इंग्लिश में इन सभी शब्दों को बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इन सभी शब्दों को एक अलग कैटेगरी दी गई है, इनका एक अलग क्लास बनाई गई है, इनका एक अलग वर्ग बनाया गया है, ताकि हमें इनको पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा यहीं से आपको बताने की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दे हमारा क्या है? पी फॉर प्रोनाउन है। आर यहां पे हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों ही किसका काम कर रही है? वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे देयर क्या है? देयर हमारा क्या है? फिर से प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। और वर्ब क्या है? यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है। और इन जो क्या है? प्रेपोजिशन है। और द आर्टिकल है, आर्टिकल को इस कैटेगरी में रखते नहीं क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्लास यहाँ पे क्या बच्चों? नाउन है। सो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को एक अलग क्लास और वर्ग दी गई है। और उसी क्लास और उसी वर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि आज के बाद आपने ध्यान रखना है, जितने भी सेंटेंसेस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। We use some words to make those sentences। उन सेंटेंसेस को बनाते हुए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। And these words are known as part of speech। Friends, पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के बाद एक बार उसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने जो ऊपर लिखा है सिर्फ किसकी डेफिनेशन? स्पीच की। और अब हम लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। अब आपको हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आर those words, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? which are used to make a sentence or speech। आप कहेंगे अब आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन आ गई है। ये सिर्फ किसकी थी? हमारी स्पीच की स्पीच क्या होती है। और अब जो मैंने लिखा वो क्या है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? पार्ट ऑफ स्पीच इस प्रकार से आप क्या समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। क्योंकि अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आगे आसान हो जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? उन शब्दों को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच जिनका हम यूज करते हैं स्पीच को बनाने के लिए और क्या सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे कोई भी चीज होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए। गाड़ी बनाई जाती है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द कार। यस और नो? ठीक है। मेरे हाथ में मार्कर है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। यस की कैप है, यस, ठीक है। और इसमें इंक डलती है, ठीक है। इसके अंदर और भी चीजें हैं। सो इसको आप क्या करेंगे? दीज आर पार्ट्स। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस को या स्पीच को बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो अब हम जानते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब हमारे पास कितने सारे शब्द हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन अगर उनको कैटेगराइज करना हो, इतनी कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज कर पाएंगे, बस बहुत थोड़ा सा है। अब हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास कितने पार्ट ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। अब देखिएगा कितना आसान हो गया। इंग्लिश में कितने शब्द हैं, है ना, डिक्शनरी के अंदर कितने शब्द हैं। तो उन शब्दों को अगर बांटना पड़े, कैटेगराइज करना पड़े, कोई आपको कह दे कि इनको अपना वर्ग में ढालिएगा, तो आप कितनी कैटेगरी बनाएंगे? सिर्फ 8 बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है स्टूडेंट्स, होता है नाउन। हम पहले इनको लिखेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे हमारा क्या होता है?
थर्ड पे हमारा होगा क्या होगा, एडजेक्टिव। ओके, एंड फोर्थ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या होता है, फोर्थ नंबर पे हम किस पार्ट ऑफ स्पीच को रख लेते हैं समझने के लिए, वो हमारा लिख रखते हैं, यहां पे हम रखते हैं वर्ब। उसके फिफ्थ नंबर पे हम लेते हैं, किसको लेते हैं, एडवर्ब को, एडवर्ब। और सिक्स नंबर पे हम लेते हैं किसको, किसको लेते हैं, एडवर्ब के बाद हम लेते हैं यहां पे प्रेपोजिशन। और उसके बाद हम लेते हैं किसको स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन के बाद हम ले लेते हैं किसको, लेते हैं कंजंक्शन। और लास्ट में हमारा 8 नंबर पे क्या आएगा, इंटरजेक्शन। क्या आएगा, इंटरजेक्शन। ओके, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनसे हमें अवगत होना है, जिनको हमें अच्छे से जानना है, ताकि हमें दिए गए गिवन सेंटेंस के अंदर हम ये पहचान पाए कि ये हमारे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो ये हम अच्छे से समझ पाए, पहचान पाए। सो स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं एक एक को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाउन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन का फंक्शन अगर आप पहचान पाए तो आप समझ पाएंगे कि नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात किसी भी चीज के नाम को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं। और दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखती हैं, जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है, नाउन है। तो कितना कितना बड़ा कंसेप्ट है नाउन का, जिसको हम छोटा समझ लेते हैं। तो नाउन को जानने के लिए आप कह सकते हैं नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, इमोशन, आइडिया, फीलिंग्स। तो उस सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि जो चीज हमें दिखती है वो सभी नाउन है, जो चीज हमें महसूस होती है वो भी सभी नाउन है, चाहे वो दिखे भी ना। लाइक एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयर, हमें महसूस होती है, दिखती नहीं है। आप कह सकते हैं लव, यस, हमें महसूस होता है जब हमें कोई प्यार से बात करता है, लेकिन प्यार कभी दिखता नहीं है। यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये हमारे सभी क्या है, नाउन है। और इस कैटेगरी में जो शब्द आते हैं, इस कैटेगरी में जो भी शब्द आते हैं स्टूडेंट्स, उनको आप कहेंगे क्या कहेंगे कि नाउन है ये। तो नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, उसको नाउन कहते हैं। सो इसमें एग्जांपल आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं राम, हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिया पानीपत, यस। उसके बाद हमने लिया राम ले लिया, उसके बाद हम पानीपत की बात करते हैं। आफ्टर दैट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे मैंने कहा, उसके बाद हम कह सकते हैं चेयर कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, लव कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, ऑनेस्टी कह सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, फीलिंग, इमोशन, आइडिया। उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके बाद हम ना एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी सेंटेंस का पार्ट बनते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को, स्पीच को बोलते हैं या लिखते हैं तो ये उसका पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 8 के 8 आएंगे, इनमें से एक आ सकता है, दो, इनमें से 2 आ सकते हैं, इनमें से 3, 4, 5। इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेंटेंस की आवश्यकता के अनुसार इनको यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आपने सुना होगा हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है हमारा, क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड, जो शब्द, ऐसा शब्द बच्चों, अ वर्ड विच इज यूज्ड, इसको हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। जिस शब्द को आप नाउन की जगह यूज कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं राम को क्या कह सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां लिख देता हूं, राम को मैं क्या कह सकता हूं, ही कह सकता हूं, यस और नो। अब पानीपत एक जगह है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यस। उस प्रकार से चेयर को भी मैं कह सकता हूं।
ठीक है, तो उसके बाद लव को वेट कह सकता हूं। तो ये जो शब्द हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए किसको नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेसिक करेंगे, क्योंकि बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास सारी जानकारी उनके बारे में होगी। देखिए उसके बाद देखिए एडजेक्टिव जो होता है हमारा, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं इसको, विशेषण। और विशेषण क्या करता है स्टूडेंट्स, जो ऊपर जो नाउन और प्रोनाउन दिए ना, तो वो क्या करता है, उसको डिफाइन करता है। अ वर्ड, जो एक शब्द को हम किसको कहते हैं, अ वर्ड, ठीक है। एक वर्ड हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, वर्ड और अ फ्रेज, एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है एडजेक्टिव का काम करने के लिए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है, विच क्या करती है, जो क्या करती है, विच क्वालिफाई, जो क्या करती है, क्वालिफाइज, जो क्या करती है, क्वालिफाइज करती है। किसको, दो चीजों को क्वालिटी बता सकते हैं, दो चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये दो शब्दों को मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को बच्चों हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, वी नो, हम जानते हैं किसको, एडजेक्टिव को, एज अ वर्ड दैट डिफाइन, जो डिफाइन करता है किसको, दैट डिफाइंस, जो डिफाइन करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे मैं राम की विशेषता बनाने के लिए कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, राम को मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय या राम इज अ गुड बॉय। तो गुड जो है क्या है, वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, उसे। एंड पानीपत इज अ ब्यूटीफुल सिटी, पानीपत क्या ब्यूटीफुल सिटी है, तो ब्यूटीफुल जो शब्द है वो क्या कर रहा है, वो पानीपत की विशेषता बता रहा है। और जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे तो उस शब्द को आप किस कैटेगरी में रखेंगे स्टूडेंट्स, उस शब्द को आप रखेंगे एडजेक्टिव की कैटेगरी में। यस। अब वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ब, व्हाट इज वर्ब। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब को हिंदी में आप कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अ वर्ड, यानी कि वर्ब क्या हो सकती है, एक वर्ड होता है। और कई बार हमारे पास फ्रेजल वर्ब भी होती है, यानी कि वर्ब फ्रेज, यानी कि एक वर्ब हो सकती, एक वर्ड हो सकता है और फ्रेज, ठीक है। अब फ्रेज भी हो सकती है जो किसका काम करती है, वर्ब का काम करती है। जैसे गिव अप, त्यागना, तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब है। सो वर्ब का काम क्या है, वर्ब क्या होती है, एक वर्ड है, ऐसा शब्द या ऐसी फ्रेज, ठीक है, विच शोस, जो क्या दिखाती है, विच शोस, क्या दिखाती है, विच शोस, ठीक है, स्टेट, इसका काम होता है स्टेट दिखाना। उसके बाद या पोजेशन, अधिकार दिखाना, और एक्शन, ठीक है, और एक्शन, इन तीनों में से एक चीज वो दिखाएगी पक्का, ठीक है, एक्शन। क्या हमारी वर्ब क्या होगी, एक ऐसा शब्द वर्ब कहलाता है जो स्टेट दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, एक्शन दिखाता है, किसका, ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सेंटेंस का क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा, उसकी ये तीनों चीजें में से एक चीज क्या है, दिखाना वर्ब का काम होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का होना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। कंपलसरी फॉर अ वर्ब टू बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा होना, या वर्ब मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि वर्ब सेंटेंस का पार्ट होनी चाहिए। तो ऐसे आप कह सकते हैं, जैसे ही इज रनिंग, तो रन यहाँ पे क्रिया है हमारी, ठीक है। आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पर क्या है, हमारी मेरी स्टेट दिखा रही, क्योंकि मैं अब किसकी अवस्था में हूं, अब मैं एक टीचर की स्टेट के अंदर हूं स्टूडेंट्स। और पोजीशन होता है, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। तो ये हैव जो है वो क्या दिखा रहा है, पोजीशन, क्योंकि ये मेरे पास है, ये मेरा है। तो एक वर्ब का काम होता है, तीनों में से कोई एक चीज जरूर दिखा सकती है वो, जो सेंटेंस में कुछ एक तो दिखाएगी, या तो वो स्टेट दिखा रही होगी, या पोजीशन, या क्या दिखाएगी, एक्शन दिखाएगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे जो एक्शन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन का मतलब सिर्फ फिजिकल होता है, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। अगर मैं सोच रहा हूं तो ये भी मेरा क्या है, एक्शन है, क्रिया है। सोचना भी क्या है, वर्ब है, सोचना भी क्या है, वर्ब है। वो एक्शन कौन सा है, मेंटल। और जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको बोल के पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक्शन है, और बोलना एक्शन है, कौन सा, फिजिकल। तो उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम समझते हैं एडवर्ब क्या होती है।
यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि हिंदी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में क्या होता है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया विशेषण को कहते हैं एडवर्ब को, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या है, अब एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब या अ वर्ड, यानी कि एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है विच जो क्या करता है बच्चों, विच क्वालिफाई, क्या करता है, क्वालिफाइज करता है, विशेषता बताता है किसकी, वर्ब की, किसकी, वर्ब की, या और साथ में किसकी बता सकता है वो, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, और साथ में कहता है एज वेल एज एन एडवर्ब, ठीक है, एन एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स यहां से क्या समझे कि एडवर्ब जो हमारा होता है वो एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है या तो वर्ब की, या एडजेक्टिव की, और या किसकी, एडवर्ब की। जो इन तीनों कामों में से कोई भी एक काम कर दे उस शब्द को हम क्या कहेंगे, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब का काम होता है क्या है, क्रिया की विशेषता। मैं तेज दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग फास्ट, तो यहां जो फास्ट वर्ड है वो क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है। और आप एडवर्ब का एक एग्जांपल और ले जिसमें एडजेक्टिव को डिफाइन कर दे, राम इज अ वेरी गुड बॉय, यानी कि प्रकार से यहां पे गुड को वेरी गुड यानी कि अच्छे को और अच्छा बनाने के लिए किसने काम किया, वेरी ने। सो वेरी ने क्या किया है, यहां गुड जो एडजेक्टिव है उसके अर्थ में कुछ जोड़ा है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। और एक एडवर्ब की विशेषता कैसे बता सकती है कि ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। फास्ट हम पहले कर चुके, एडवर्ब होता है क्योंकि दौड़ना और एक तेज दौड़ना, और वेरी ने क्या किया, तेज को क्या बना दिया, बहुत तेज बना दिया, जबकि फास्ट पहले ही एडवर्ब है, एडवर्ब के अर्थ में कुछ और ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेरी है तो वो क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो आपने यहां से समझना है। तो उसके बाद हमारा है प्रेपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक। इसका काम क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड हमारा एक वर्ड हो सकता है, ठीक है, और फ्रेज, और ये भी हमारी क्या हो सकती है, एक फ्रेज हो सकती है, अ वर्ड और अ फ्रेज, ठीक है, विच जो क्या करती है, विच इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है, which is used before a noun और pronoun, दोनों के सामने यूज हो सकती है, नाउन के सामने भी यूज हो सकती है प्रेपोजिशन, और प्रोनाउन के आगे भी यूज हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के सामने आए और उस नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से क्या बताए, संबंध बताए। अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड, और क्या करे, टेल्स इट्स रिलेशन या शोज इट्स रिलेशन, जो बताता है, दिखाता है इट्स रिलेशन और नाउन प्रोनाउन का, ठीक है, विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है बच्चों, वाक्य के बाकी हिस्से से। जैसे मैं कहता हूं, देखिएगा अब प्रेपोजिशन का कमाल देखिएगा, देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड, इन माय हैंड, मार्कर भी नाउन है क्योंकि किसी चीज का नाम है, और ये शरीर के अंग का नाम है हैंड, तो ये भी आपका नाउन है क्योंकि किसी के नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब दो नाउन का रिलेशन कौन दिखा रहा है कि मार्कर में और हाथ में क्या रिलेशन है, कि मार्कर मेरे क्या है, हाथ में है। तो ये जो इन वर्ड है ना, इन वर्ड जो मैंने यूज किया है, देयर इज अ मार्कर इन माय हैंड, जो मैंने क्या है, इनको यूज किया है हैंड से पहले, किससे पहले किया है, हैंड से पहले यूज किया है, नाउन से पहले यूज किया है, अर्थात जो माई आया है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो उससे पहले मैंने इसको यूज किया है। तो जो इन है, जो हैंड है, हैंड का रिलेशन बता रहा है किसके साथ, मार्कर के साथ, क्योंकि मार्कर कहां पे है, हैंड में है। और मैं कहता हूं देयर इज अ मार्कर ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर है। सो ऑन भी क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, किसका, किसका बच्चों, हाथ का और मार्कर का। सो ऐसे शब्द जो क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में आए अन्य नाउन प्रोनाउन से या दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अगला हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन को हिंदी में आप संयोजक कहते हैं,
और इसको इंग्लिश में लिंकर भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर, लिंकर, ये तीनों नाम एक ही के हैं, कंजंक्शन, कनेक्टर और लिंकर। कंजंक्शन क्या है? अ वर्ड, एक वर्ड होता है, ठीक है, अ वर्ड विच इज यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू जॉइन, जोड़ने के लिए यूज करते हैं, टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेस, फ्रेजेस को, क्लॉजेस, क्लॉजेस को, एंड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस भी कह सकते हैं या सेंटेंसेस को, ठीक है, या एंड सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस, इसका हम यूज करते हैं इन सबको जोड़ने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला, और या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द जो होता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। आपने इसको अच्छे से समझना है। अब हम एक्सरसाइज में समझेंगे कि कौन सा पार्ट जो है सेंटेंस का क्या काम कर रहा है, हम उसको जानेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा, आप समझेंगे कि हम एक कंजंक्शन का उदाहरण ले लेते हैं, राम एंड श्याम। राम और श्याम को जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक शब्द का यूज किया, वो एंड। तो एंड क्या है? हमारा कंजंक्शन है। आई सॉ देम, मैंने उनको देखा, व्हेन दे वर गोइंग टू मार्केट, जब वो मार्केट में जा रहे थे। तो ये जो व्हेन जो शब्द है बच्चों, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, ये दो फ्रेज हैं, तो इनको जोड़ने के लिए मैंने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया है। तो ये क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड होता है और फ्रेज भी हो सकती है। इंटरजेक्शन वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, ठीक है। विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। इसका काम होता है फीलिंग्स को दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे हम कई बार कहते हैं दुख की फीलिंग दिखानी है, अलाश, है ना, ओह नो, ओ नो, ठीक है, ओ माय गॉड। तो इस प्रकार से जो ये ओ वर्ड आया है, या हुर्रा आप यूज करते हैं, अलास आप यूज करते हैं, ठीक है, वड़ा शॉर्ट आप यूज करते हैं, वट यूज करते हैं इस सेंस में, तो इन सब को कहते हैं इंटरजेक्शन। सो स्टूडेंट्स आप यहां तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं कि स्पीच किसे कहते हैं, किसी के द्वारा बोले गए शब्द स्पीच कहलाते हैं, या लिखे गए शब्द भी क्या कहलाते हैं? स्पीच कहलाते हैं। और स्पीच इज इक्वल टू सेंटेंस। स्पीच को हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इट कीप्स ये रखती है इट्स ऑन कंप्लीट सेंस, इसका खुद का अपना मीनिंग होता है। बट आप ध्यान रखेंगे, कहां पे ध्यान रखेंगे? जब हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, तब ये किसका? एक क्लॉज का काम करती है, और हम उस संदर्भ में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस रेफरेंस में इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? जो स्पीच को, अर्थात जो सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो उसका पार्ट्स हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हम किसी भी चीज को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। घर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, वो सभी उसके पार्ट्स हैं। उसके बाद में बता दूं, जो भी चीजें बनाते हैं उसके पार्ट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से स्पीच को बनाने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उसका पार्ट्स हैं। और इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में बांटा है। कितनी पार्ट्स में बांटा? 8 में। यानी कि हमारे को दिया गया जो शब्द है, हम एक सेंटेंस जब देखते हैं तो वो उसको अगर बांटना पड़े, उसको समझाना पड़े कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच यूज है, तो आप क्या होगा, इन 8 से बाहर कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप देखिएगा एक सेंटेंस में यहां लिखता हूं, राम एंड श्याम were doing their homework at home. ओके, सो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को जो आप किस तरीके से आपको कहें कि इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच छांटिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या क्या इसमें नाम है। हमारे पास राम क्या है? नाम है। श्याम भी क्या है? नाम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये दोनों क्या है? हमारे नाउन है। दोनों क्या है? हमारे नाउन है, ठीक है। होम जो है वो भी किसी चीज को कहा जाता है, किसी चीज का नाम है। तो ये दोनों होम हमारे क्या है? नाउन है।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलते हैं एंड ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसने राम और श्याम को जोड़ा है और दो शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द को हम कहते हैं कंजंक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए वर डूइंग, वर जो है वर्ब, हम हालांकि अगर इसको हम टेंसेस में करते तो हम वर्ब को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ वर्ब, ये भी किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, तो हम इन दोनों को एक ही नाम देते हैं कि ये क्या है, वर्ब है। अब ये देयर क्या है, देयर, देयर जो है स्टूडेंट्स, अगर इसको अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो ये किसका पार्ट है, प्रोनाउन का पार्ट है, किसका नाम पार्ट है, प्रोनाउन का पार्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसको इंग्लिश में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लिखी हुई चीजों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश को अगर समझना है तो भावना से, दिल से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में दिया जाता है ठीक है आप ऐसे कहते हैं प्रोनाउन है, लेकिन अगर एक फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये फंक्शन किस चीज का कर रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं एडीजे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता है एक तो घर और उनका घर, तो यानी कि सॉरी एक तो होमवर्क, सॉरी ये हमारा होमवर्क था तो ये नाउन है पूरा, मैंने होम को कर दिया सिर्फ, होमवर्क हमारा क्या है, पूरा नाउन है। सो स्टूडेंट्स यहां समझ लेंगे कि मैंने होमवर्क को करना है पूरा, तो ये हमारा नाउन है। सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, तो यहाँ एक तो होमवर्क है गृह कार्य, एक अपना गृह कार्य, तो ये जो देयर है ना है, अगर देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो प्रोनाउन है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद एट हमारी क्या है, संबंध बना रही है, एट होम, घर पर, कौन है घर पर, राम और श्याम, राम और श्याम, तो जो दो एक नाउन से या प्रोनाउन से पहले एक शब्द जो आए और बाकी रेस्ट पार्ट से आए नाउन, प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द के साथ उसका रिलेशन बताएं तो उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, असली मजा तब आएगा, असली मजा तब आएगा जब आप सेंस को समझना शुरू करेंगे कि गिवन जो सेंटेंस है ना, उसमें जो गिवन सेंटेंस हमारे पास है, जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें जो गिवन वर्ड्स है वो किस फंक्शन को कर रहे हैं। दिखने में हो सकता है कि वो आपका क्या हो, नाउन हो, लेकिन वो फंक्शन क्या हो सकता है, एडजेक्टिव का कर रहा हो, तो ऐसा भी हो जाता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश में यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू कंसीडर अनदर एग्जांपल आल्सो, हम एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिएगा। सी was watching TV in her room with her brother, सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैंने लिखा सेंटेंस शी वाज वाचिंग टीवी इन हर रूम विद हर ब्रदर। सो आप देखिएगा सी क्या है, सी किसी लड़की का नाम है, ठीक है, सी किसी लड़की के लिए यूज किया गया है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे यूज नहीं हुआ, गीता हो सकती है। अब सी कोई लड़की है, उसका नाम यहाँ पे यूज नहीं किया, और जब सी कोई नाम है तो नेमिंग वर्ड है, उसको नाम का यूज ना करके हम किसी और वर्ड का उसकी जगह यूज कर दें तो वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और वॉज वॉचिंग में बता चुका हूं कि दोनों यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप संस्कृत में करते हैं धातु रूप, तो यहाँ पे जब दो हेल्पिंग और मेन वर्ब को मिला दिया जाता है तो एक तरह से वो किसका काम करते हैं, धातु रूप का काम करते हैं। तो वॉज वॉचिंग और टीवी क्या हमारा क्या है, किसी का नाम है तो नाउन है। इन क्या बच्चों, संबंध बता रही है इनका, ठीक है, इन हर रूम, टीवी इन हर रूम, ठीक है, तो इन प्रेपोजिशन है। हर यहाँ पे क्या बच्चों, प्रोनाउन है, ठीक है। रूम यहाँ पे क्या है बच्चों, नाउन है। विद क्या है, प्रेपोजिशन है। और हर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हर फिर से क्या है, प्रोनाउन है। और ब्रदर क्या है हमारा, क्या है, नाउन है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको अलग से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। She was watching TV in her room, तो ये हर जो स्टूडेंट्स है ना, ये रूम की विशेषता है, क्योंकि ये नॉर्मल रूम नहीं उसका रूम है, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये हर यहाँ पर भी ब्रदर की विशेषता होता है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शनिंग अलग हो सकती है और मूल रूप कुछ अलग हो सकता है। जो गिवन वर्ड्स है वो फंक्शनिंग कुछ और कर सकते हैं और उनका मूल रूप कुछ और हो सकता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने जो ये बेसिक सा समझा है, आज हमने जो बेसिक समझा है कि हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको कैसे
पहचाने, किस प्रकार से उनको यूज करें और किस प्रकार से गिवन सेंटेंस में उनको पहचान पाएं, तो ये आप समझ पाए होंगे। और इनको हम डिटेल में डिफाइन करें तो एक एक हमारा टॉपिक बनता है। नाउन को पढ़ा जाए, उसके एरर पढ़े जाएं जो बहुत काम आते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके ऊपर बात की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने यहाँ आपको बताया है, मुझे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।